जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग 17/9/2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसका क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम 18/9/2018 का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज, जो कि एक अंत समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? हमारा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो 90 ईस्ट रिज जो है वह हिंद महासागर में है, एक अंत समुद्री ज्वालामुखी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? हमारा ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल, तनाव, समतली बल, अभिकेंद्रीय बल। तो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त की ओर कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। जैसे मान लीजिए चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। हमारा आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? आपको बताना है कि कार्य कौन सा किस ऑप्शन में कार्य किया गया है। हमारा पहला ऑप्शन है हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। आपको बताना है कि कहां पर कार्य हुआ है। तो हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, यहाँ पे कार्य हुआ है। अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा होता है कि पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर खड़ी है तो वहाँ काम शून्य होता है, लेकिन यह चल रही है मतलब यहाँ काम हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा गया है कि कार्य किया गया है, किस गतिविधि में कार्य किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी बी है उसमें कार्य किया पिंकी जो है कार्य कर रही है। और तीसरा ऑप्शन है श्रुति कुर्सी पर बैठी है, जो कि कार्य शून्य है। और खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है, यह भी कार्य शून्य हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, यहाँ पर कार्य किया गया है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? पीवीसी हमारा ऑप्शन है रिसाव यानी कि ड्रिपिंग, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, फ्यूजिंग। जो पीवीसी होती है वो विद्युत उदासीन होता है, इसीलिए इसका प्रयोग तार की कोटिंग के लिए किया जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट की रक्षा की जा सके यानी बचाव की जा सके। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए रोका जाता है, पीवीसी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरे आवर्त, यहाँ पर दूसरे होगा, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आपको बताना है दूसरे आवर्त में जो संबंधित मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है 2 8 4 2 6 2 4 2 8 2। तो आपको यहाँ पर बताना है कि दूसरे आवर्त का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दूसरे आवर्त और मजबूत श्रृंखलन गुण वाला तत्व कार्बन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
1s2 2s2 2p2 अर्थात 2 और 2 2 4। तो यहाँ पर 2 और 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, 2 और 4। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, किस लिए? हमारा ऑप्शन है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, दूध के गढ़ेपन में सुधार करने के लिए। दूध वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है, किस लिए? तो दूध वाला दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है कि दूध के जो अम्लीकरण होती है उसको रोकने के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए बेकिंग सोडा का मिलाया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 केजी द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु की ऊंचाई पर रखा गया है, जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको जी का मान 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन आपके सामने है 7 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर और 8 मीटर। तो यहां पर फॉर्मूला आएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा को U से भी सूचित करते हैं, तो U बराबर mgh, तो H बराबर हो जाएगा U बराबर mg। तो U दिया है 480 जूल और M दिया हुआ है मास 6 और G का मान 10 रखना है। तो 0 से यहाँ पर 480 है तो 0 से 0 कटा और 6 से 8 बार में, और 6 के 48, यानी कि 8 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मीटर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग कौन सा है? हमारा ऑप्शन है हेप्ट, यानी कि हेप्टेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। तो 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ ब्यूटेन जुड़ा रहता है। तो मेथेन का होता है C1, एथेन का C2 होता है, C3 प्रोपेन का होता है, C4 ब्यूटेन का होता है, C5 पेटेन का होता है। तो हमारा C4 दिया हुआ है, यानी कार्बन 4, तो हमारा ब्यूटेन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो फोकस लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? ऑप्शन है 12.4, 2.6, 3.1, ऑप्शन नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो आपको यहां पर फॉर्मूला लगाना होगा F बराबर R/2। तो R दिया हुआ है 6.2 और बटा में 2 है, तो F बराबर निकल जाएगा 3.1। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3.1। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बादलों का सफेद रंग किसके कारण दिखता है? जो बादल होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं, किसके कारण दिखता है? हमारा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, विकिरण, प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो यहाँ पर रेले का नियम लगता है। तो रेले का नियम है कि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। तो रेले के नियम के अनुसार तो हमारा यहाँ पर प्रकीर्णन होगा, तो प्रकीर्णन जिसका ज्यादा होगा वो दिखाई देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, प्रकाश के प्रकीर्णन। यहाँ पर रेले का नियम चलता है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा होगी, यानी अधिक होगी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की है? आपको बताना है कि जो महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज है उसकी स्थापना किस संगठन ने किया था?
हमारा ऑप्शन है इस्कॉन, गोदीय मठ, आरएसएस, ईसा फाउंडेशन। तो महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना इस्कॉन संगठन ने किया था, जिसके फाउंडर हैं श्री प्रभुपाद। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस्कॉन। इस्कॉन संगठन ने गोवर्धन इको विलेज की स्थापना मुंबई में की थी और इस्कॉन के संस्थापक थे प्रभुपाद। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो O2 का आणविक द्रव्यमान, O2 का द्रव्यमान होता है 16। O का द्रव्यमान यानी ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है और यहाँ पर O2 है, मतलब ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है उचित विकल्प का चयन करना है। 1 किलोवाट घंटा बराबर जूल में आपको आंसर देना है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 3, 6, यहाँ पर 10 का पावर 6 है तो पॉइंट के लिए 1 जीरो गायब, यहाँ पर 5 जीरो और आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश, खाली जगह दिया हुआ है, आपको बताएं किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन में योगदान दिया। हमारा ऑप्शन है स्टैनली मिलर, JB.S. हेल्डन, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगरी मेंडल। आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगरी मेंडल ने दिया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मेंडल। ग्रेगरी मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सिद्ध किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ग्रेगरी मेंडल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। आपको बताना है, हमारा ऑप्शन है मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका तंत्र में नियंत्रण में होने के पर, स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच मौजूद होने पर, मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। तो आपको बताना है कि जब हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, तंत्रिका नियंत्रण में होने पर हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 फोकस दूरियों वाली लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। आपको बताना है जब 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किया जाता है तो किस व्यक्ति के लिए उपयोगी किया जाता है। हमारा ऑप्शन है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं, हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं। आपको बताना है किस दोष में द्विफोकल लेंस वाली लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो द्विफोकल लेंस उस समय प्रयोग किया जाता है जब दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोनों हो। तो हमारा आंसर होगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। हमारा ऑप्शन है पेक्टिन, लिग्निन, हेमोसेलुलोज, सेलुलोज। तो आपको बताना है किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। हमारा आंसर होगा लिग्निन। लिग्निन कोशिका के दीवारों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्क्लेरेनकाइमा की भित्ति लिग्निन के कारण ही मोटी होती है, जो कोशिकाओं को दृढ़ और कठोर बनाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी लिग्निन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? हमारा ऑप्शन है पिनाका, हेलिना, नाग और निर्भय। तो जो निर्भय है वो भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय को किसी भी मौसम में यूज कर सकते हैं, यानी कि उपयोग कर सकते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? आपको बताना है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। किलोवाट घंटा, किलोवाट, जूल, वाट घंटा। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है मिलियन आवर्त होते हैं। ये क्वेश्चन कुछ नए टाइप का है, तो आपको बताना है कि मिलियन आवर्त होते हैं। हमारा ऑप्शन है TTH, HTH, M। ऑप्शन नंबर बी है OTM। ऑप्शन नंबर सी है MTM, HM। ऑप्शन डी है M और TM। आपको पता चल गया होगा कि मिलियन आवर्त कौन सा है। तो मिलियन को हम M से सूचित करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है M, TM और HM ये मिलियन आवर्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था? जो गोवा है उस पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? हमारा ऑप्शन है 1512, 1515, 1510, 1516। तो गोवा जो गोवा है वो 1312 ईस्वी में 1312 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। उस समय विजयनगर साम्राज्य का राजा हरिहर प्रथम ने दिल्ली से आजाद कराया गोवा को। फिर 1459 में 1469 ईस्वी में गुलबर्ग के बहमनी सुल्तान द्वारा फिर इसे दिल्ली में मिला लिया गया। तब इसके बाद बीजापुर के आदिल शाह का कब्जा हो गया। जब ये गुलबर्ग का बहमनी सुल्तान इसे दिल्ली में फिर मिला लिया था, कब? 1469 ईस्वी में। उसके बाद फिर बीजापुर के आदिल शाह गोवा पर कब्जा कर लिया और 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, उसे पराजित करके, यानी उसे युद्ध में मार करके 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। तो हमारा राइट आंसर होगा 1510, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है पगलड़िया बांध है जो है वो किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम। तो पगलड़िया बांध जो है यह करीब करीब 86 फीट ऊंचा है, और इसे मीटर में पूछ लिया जाए तो 26.2 मीटर ऊंचा है, या 86 फीट है, 86 फीट। तो यह कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। इसकी ऊंचाई है 26.2 मीटर, या अगर फीट में पूछ लिया जाए तो 86 फीट। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है पौधे के बीज में एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है कौन? हमारा ऑप्शन है बीजांड, बीजपत्र, प्रांकुर, मूलांकुर। तो जो बीजपत्र होता है पौधे के बीज में एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा बीजपत्र, ऑप्शन नंबर बी, बीजपत्र। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आपको बताना है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। हमारा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल,
के कामराज गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्वतंत्र पार्टी थी, यह भारत का एक राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना 4 जून 1959 को हुआ था सी राजगोपालचारी के द्वारा। तो हमारे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम और एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारतीय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? तो आपको बताना है 2 8 2 2 8 2 10 2 12। तो 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। और मैग्नीशियम कौन से आवर्त में आता है? तो आवर्त 3 में आता है और वर्ग 2 में। तो मैग्नीशियम जो है आवर्त 3 और समूह 2 से संबंधित है। तो हमसे पूछा गया है आवर्त, तो आवर्त होगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 3 तीसरे आवर्त और दूसरे समूह। और समूह पूछ लिया जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है। यहाँ पर आवर्त पूछा है इसलिए हमारा आंसर सी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी, हमारा ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो भूमि को छूती है तो इसमें होती है गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? आपको बताना है पारा का अयस्क कौन सा है? एच जी मतलब पारा होता है और इसका अयस्क होता है सिनेबार। सिनेबार को किसे सूचित करते हैं? HGS। तो हमारा राइट आंसर होगा सिनेबार। पारा का अयस्क सिनेबार होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। आपको बताना है परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है सूर्य में, परमाणु रिएक्टर में, सागर की लहरें में, धरती के क्रोड में। तो परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से सूर्य में होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप सब भी अपना आंसर टिक करते जाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पीयर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी। आपको पावर बताना है कि पावर कितना होगा। 240 वोल्ट की 240 वोल्ट वोल्टेज है और 0.6 एम्पीयर धारा बह रही है। बल्ब की पावर बताना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है पावर बराबर, यानी कि P बराबर V गुणे आई, V इंटू आई। तो यहाँ पर जो दिया है वोल्ट 240 दिया है, गुणे 0.6। तो यहाँ से गुणा करेंगे 120 और 24 144, यानी 144 हमारा वाट आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि एनिलिडा वर्ग से कौन संबंधित नहीं है। हमारा ऑप्शन है केचुआ, नेरिस, जोंक, एस्केरिस। आप सबको पता है कि एनिलिडा वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं। तो एनिलिडा वर्ग में करीब करीब 1000 से अधिक प्रजाति आती है।
जो इसमें होती है रैंगवर्म, केंचुआ, नेरिस, जोंक, लीची, ये सब जो होती है ये सब एनलिडा वर्ग के हैं। तो इसमें देखिए मैंने क्या क्या बताया, रिंगवर्म, केंचुआ, नेरिस, जोंक और लीची। तो इसमें हमारा केंचुआ, जोंक और नेरिस दिखाई दे रहा है। जो एस्केरिस है वो इनसे अलग है। ये जो एक्रेसिस है, एस्केरिस, यह एनलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती है। हमारा ऑप्शन है वंशागत, परिवर्तित, संशोधित, कम। तो प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत होती है। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा वंशागत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान जो उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं होती है वो वंशागत होती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता होती है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है। आप सबको पता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा। आपके सामने ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निःश्वसन किसके द्वारा होता है। हमारा ऑप्शन है फेफड़ों की स्फीति, फेफड़ों की अस्फीति, वायु के अंतःश्वसन, पंजर के टूट। तो निःश्वसन फेफड़ों की अस्फीति द्वारा होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फेफड़ों की अस्फीति। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है 7, 5, 6, 4। आपको बताना है कि जो भारत है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत को 6 भागों में बांटा गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी पर्वत श्रृंखला। दूसरा हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल। यहां पर लिखने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे ही बोल दे रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो भारत को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, समुद्री क्षेत्र और छठा है द्वीप। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। हमारा ऑप्शन है सिल्वर आयन, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर धातु, सिल्वर ऑक्जेलेट। आपको बताना है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके कारण भूरे रंग का हो जाता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण सिल्वर क्लोराइड सिल्वर धातु और क्लोरीन में टूट जाता है। इसी कारण इसका रंग भूरा हो जाता है। तो हमारा सिल्वर धातु आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में सिल्वर यानी कि ऑप्शन में जो क्लोरीन दिया है वो नहीं है। तो हमारा आंसर होगा सिल्वर धातु। सिल्वर धातु के रूप में बदल जाता है, जिसके कारण यह भूरा रंग का हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयरन की वायु की उपस्थिति में जलने पर
किसका निर्माण होता है? हमारा ऑप्शन है Fe3O2, FeO3, Fe2O3, Fe2O। आप सबको पता है कि आयरन की वायु की उपस्थिति में जलने पर फेरिक ऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? आपको बताना है कि पराध्वनिक होती है उस तरंगों का उपयोग किस में नहीं किया जाता है। हमारा ऑप्शन है किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को प्रसरव तरीके से हटाना, और दूसरा है धातुओं में दोषों की प्रसरव पहचान, छेद करना यानी कि ड्रिल से, या वांछित आकार में काटना, और चौथा ऑप्शन है प्रसरव सफाई। तो आपको बताना है कि प्रसरव का किस में यूज नहीं किया जाता है। तो प्रसरव सफाई में किया जाता है। प्रसरव का था छेद करना, जिसमें मान लीजिए हम किसी धातु में होल करते हैं तो उसके लिए भी प्रसरव तरंग की जरूरत पड़ती है। धातुओं में दोषों की प्रसरव पहचान, किसी धातु की पहचान भी करनी होती है तो हम प्रसरव तरंग से ही पहचान करते हैं। किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को प्रसरव तरीके से हटाना, ये बात गलत है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि अनुप्रयोग नहीं है। पराध्वनिक तरंग का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? तो किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को हटाना या मारना, उसमें पराध्वनिक तरंग का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हमारा ऑप्शन है 8, 2, 32, 18। तो आपको बताना है एल कक्षा में रखे जाने वाले धातुओं की संख्या, धातु इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो शुरू होता है K, L, M, N, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइए। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो K है तो K में 2 होगा, यहाँ पर 2, n का मान 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4, 4 दूनी 8। तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आपसे पूछ लिया जाए m, तो m 3 नंबर पे है तो 3 का स्क्वायर गुणे 2 यानी 18। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब? हमारा ऑप्शन है विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। तो यहां पर बताना है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा। यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो, अगर विस्थापन बल की दिशा में अगर लंबवत होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। तो यहां पर पूछा धनात्मक कब होगा, तो विस्थापन बल के लंबवत होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन बल की दिशा में होगा तो अब किया गया कार्य धनात्मक होगा, अगर लंबवत होगा तो वह शून्य हो जाएगा यानी कोई कार्य नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। आपको बताना है किस ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। हमारा ऑप्शन है निष्क्रिय, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। तो जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा उभयधर्मी। उभयधर्मी जो है एल्युमिनियम जो है वो उभयधर्मी है,
ये दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ साथ क्षार के भी साथ। एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम है उभयधर्मी है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उभयधर्मी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। मान लीजिए कोई फोटो बनाना है, कोई फोटो दर्पण में बनता है, तो आभासी और सीधी कब बनेगी, जब किसी दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए कि हमारा फोटो जो बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन हमेशा होता है धनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आवर्धन धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संयुक्ता 12 है, इसकी संयुक्ता क्या होगी। सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयुक्ता क्या होगी। तो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 2। तो इसकी संयुक्ता 2 है, यानी +2 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। आपको बताना है किस वर्ग के प्राणी के श्वसन जो होता है, श्वसन करते हैं वो गलफड़ और फेफड़ों द्वारा करते हैं। तो जो उभयचर प्राणी होते हैं वो श्वसन गलफड़ और फेफड़ों द्वारा करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उभयचर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब तत्व को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है। जो संगीत में होता है सारे गामा पधा निशा, वो भी 8 अक्षर का होता है, तो उसी की तरह इसे भी जाना जाता है। तो कौन सा नियम है। हमारा पहला ऑप्शन है न्यूलैंड के अष्टक नियम के रूप में, डोब्रेनियर के त्रिक नियम, मेडलिफ के नियम के रूप में, या आधुनिक आवर्त तालिका के रूप में। आप सबको पता है कि 8वें तत्व पहले तत्व के समान होगा। यह न्यूलैंड के अष्टक नियम के रूप में जाना जाता है। तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था कब, तो 1864 में दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम 1864 में दिया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवेग की एसआई पत्ती में क्या है। संवेग की एसआई पत्ती में इकाई बताना है। हमारा ऑप्शन है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड, ग्राम मीटर प्रति सेकंड, और चौथा ऑप्शन है किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो संवेग की एसआई पत्ती में इसकी इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा राइट आंसर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। संवेग की एसआई पत्ती में इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबन नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन आप सबको पता है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन है जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आंदोलन का अधिकार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन जीने का अधिकार। जो जीवन जीने का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि ये जो जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये 259 में लिखा गया है कि जब आपातकाल स्थिति आएगी उस समय अनुच्छेद यानी आर्टिकल
20 और 21 निलंबन नहीं होगा, और अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, वो अनुच्छेद 358 में लिखा गया है। 358 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 19 को निरस्त किया जा सकता है, यानी आपातकाल की स्थिति में इसे निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 259 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 जो जीवन जीने का अधिकार है उसे निलंबन नहीं किया जा सकता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 है, या किस अनुच्छेद के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में, तो अनुच्छेद 259 होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन का अधिकार। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है। आपको बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से किस में कार्य नहीं किया गया है। हमारा ऑप्शन है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। ऑप्शन नंबर बी है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है। ऑप्शन नंबर सी है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में किस में कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है, जो किस ऑप्शन में कार्य नहीं किया गया है। आप सबको पता है कि सचिन 4 किलोमीटर चल रहा है, यानी यहाँ पर कार्य कर रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन ले जा रहा है, यहाँ भी कार्य कर रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, अरुण जो है वो मैदान पर यानी ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। लेकिन कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, यहाँ पर कार्य शून्य है। और ये भी गति में होता तो यहाँ पर भी कार्य होता। यहाँ पर गति पे नहीं है, वही स्थिति में है, क्योंकि वो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम वजन लेकर खड़ा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा गया है किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग। जब त्वरण ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो किसी पिंड का वेग क्या होगा। हमारा ऑप्शन है, बढ़ेगा, शून्य होगा, घटेगा, नियत रहेगा। तो त्वरण जब ऋणात्मक होने पर पिंड का वेग घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। हमारा ऑप्शन है, योनि, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय। जब मनुष्यों में निषेचित अंडा गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा गर्भाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन है, रूट नेल्स, रूट हेयर, रूट बिल्ली, रूट ट्रैक, हाइड्रस। तो आपको बताना है कि जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को क्या कहा जाता है। तो जड़ों में कोशिकाओं के लंबे रोम जैसे भाग को रूट हेयर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है 0.7 मीटर 0.7 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है 0.7 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है 0.7 मीटर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी है 0.7 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर त्वरण का फॉर्मूला रहेगा, तो त्वरण बराबर होता है F बराबर m। F बराबर m, तो m आपको दिया है 500 और बल फोर्स F दिया है 350। तो यहाँ पर कटाइए,
कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 7/10, 10 के लिए 1 पॉइंट, तो 0.7 हो जाएगा। और त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ की प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? आपको बताना है। प्रतिरोध हमेशा ओम में आता है, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन हल भी नहीं करना है, ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है, चारों ऑप्शन एक ही है, केवल मात्रक यहाँ पर फिट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, वैसे तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आर बराबर होता है R1 + R2 + R3। यहाँ पर 3 ओम दिया है तो हम 3 तक रखेंगे, और 4 होगा तो R4 भी कर सकते हैं, R5 भी कर सकते हैं, R7, 6, 7 जितना भी दिया है उतना भी करेंगे। तो यहाँ पर जो श्रेणी क्रम में होता है इसको हम ऐड कर देते हैं, 10 + 8 + 7। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 25, और ओम में सब दिया है तो 25 ओम हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की थी? हमारा ऑप्शन है 1983 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। तो भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1984 में किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसआई पत्ती में त्वरण की इकाई। एसआई पत्ती में त्वरण की इकाई होती है मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? हमारा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। तो एसिटिक जो अम्ल है वो पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? आपको बताना है कि जो स्टेट बैंक है SBI, उसको किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1955। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर यानी जलवाष्प होता है, ऐसे स्थान के वातावरण को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है ठंडा, गर्म, वासित, आर्द्र। तो चेरापूंजी, विशाखापट्टनम और कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी के स्तर को, जो जलवाष्प होता है, ऐसे स्थान के वातावरण को कहते हैं आर्द्र। जब हवा में नमी होती है और टेम्परेचर भी यानी गर्मी भी होती है तो उसे आर्द्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया था जब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? हमारा ऑप्शन है मद्रास, पांडिचेरी, बंबई, हैदराबाद। तो इसका आंसर जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और सबके सामने एक बार शेयर जरूर कर दें। ये अंतिम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। फिर अगला दिन जो कल होगा वो इसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया था जब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1946 से 48 के मध्य हुआ था। यह फ्रांस द्वारा मद्रास पर कब्जा कर लिया था और यह ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकारी का लड़ाई चल रहा था उससे भी प्रभावित था प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसकी समाप्ति हुई थी 1748 में। एक्स ला सैफल संधि के तहत 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति हुआ और यह इस प्रथम कर्नाटक युद्ध में मद्रास पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन